अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं यासिर इफ्तिखार आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूं हमारे शो फेस टू फेस सीधी बात हिकमत के साथ में। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अहम मौजू है। बढ़ती हुई आबादी यानी कि पॉपुलेशन। एक तरफ दुनिया इस पूरी जद्दोजहद, इस पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह इस बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाए। एक बहुत बड़ा मसला बनकर पूरी दुनिया के सामने ये आया है। दूसरी तरफ इस्लाम है जो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं, ये एक नेमत है। आइए इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू का फेस टू फेस कराते हैं और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जैद साहब। जैद साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका एक बार फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैद साहब, मेरा पहला सवाल इस टॉपिक को लेकर जो है वो ये है कि क्या वाकई इस्लाम इस बात की ताकीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जब ये सवाल को हम एनालाइज करते हैं और जब कुरान और हदीस को हम पढ़ते हैं तो इस ताल्लुक से हमें कई टेक्स्ट मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में आम तौर पर जब अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया है तो एक नेमत के तौर पर जिक्र है, नंबर्स के बढ़ने का जिक्र किया है कि फ़लाँ कौम की तादाद बढ़ गई, तो इसे एक नेमत के तौर पर जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 86 में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जब अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद को बढ़ा दिया था, तो एक नेमत के तौर पर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लिए सज़ा थी कि तुम्हारी तादाद बढ़ गई। उसी तरह सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में भी कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बढ़ा दी, तो ये एक नेमत के तौर पर गिना गया है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जो सुनन अबू दाऊद में है और इसका आगे का हिस्सा मुस्नद अहमद में और हदीस सही सनद से है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो वदूद यानी कि मोहब्बत करने वाली से, और वलूद यानी कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली से तुम निकाह करो। मतलब निकाह ही करोगे तो प्लानिंग तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज़्यादा बच्चे मिल सकते हैं, उससे निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि मैं उम्मतों के साथ मेरा कंपटीशन होगा कि किस उम्मत के ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पर यह हदीस में जो ये बात आई है कि वलूद यानी कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली, अब उस एतबार से उस ज़माने में एक बात हम देख सकते थे कि ऐसी औरत जो बच्चों को जन्म देगी वो प्रेफरेबल समझी जाती। लेकिन हम आज के ज़माने में जब देखते हैं तो और इसके कॉन्टेक्स्ट खुलते जा रहे हैं। जैसे जो एक मॉडर्निज्म का दौर है, फैमिली प्लानिंग में मानने वाली लोग हैं, प्रोफेशनल किस्म की जो औरतें होती हैं, वो पहले से उनकी सोच होती है कि नहीं नहीं बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं अच्छी चीज़ है। यानी कि वो वलूद नहीं है, जो वलूद जिसे कहते हैं, जो रेडी टू हैव मोर चिल्ड्रन जो औरतें होती है, जिसे प्रेफरेबल बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नेचुरली है या फिर इंटेंशन वाइज है कि ऐसी जो करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या फिर नेचुरली कुछ फिजिकली ऐसे होते हैं लोग, कुछ ज्यादा बच्चे देने वाले, कुछ कम बच्चे देने वाले, इस तरह? नेचुरली जो चीज़ है वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है, उसके जी। लिए तो किसी पर बोझ नहीं है, वो तो अल्लाह की प्लानिंग है, हम तो प्लान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली Intentional। आज एक कल्चर है, जिस कल्चर को फॉलो करने वाली जो हमारी बहनें हैं, हम उनके सामने आज कई फैक्ट्स इंशाल्लाह मैं रखना चाहूँगा, लेकिन उनकी पहले से सोच ये होती है कि ज़्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो मैं ये वलूद जो हदीस के वर्ड्स आए उसमें जी वो औरतें उस हिसाब से वो बेटर नहीं समझी गई, उन्हें एक कम दर्जा मिला इस हदीस की रोशनी में। जी तो ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम ने एनकरेज ही किया है क्या कि है? इस्लाम के फॉलोअर्स ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा ये बच्चे। एक एनकरेज चीज़ ठीक। है। जैसे साहब, इससे ये साबित होता है कि इस्लाम इस बात की तरगीब देता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे करना चाहिए। लेकिन आप देखें आज के प्रोस्पेक्टिव में, उस वक्त की बात जब मेरे ख्याल से उस वक्त आबादी 20 करोड़ भी नहीं रही होगी पूरी दुनिया की। आज जबकि 700 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की है, तो आपको नहीं लगता है कि आज के दौर में भी अगर इस हुक्म पे अमल किया जाए तो पूरा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, जगह नहीं बचेगी, ये बहुत बड़ा मसला बन के सामने आएगा। तो आज के दौर में किस तरह इस पे अमल किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि इस मौजू पर शायद हमारे नाजरीन भी वो लोग जो ये सोच रखते हैं कि ओवर पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, तो मेरी बात सुनकर कई सारे लोग, इतना ही सुनना काफ़ी होता है कि उनके बहुत ज़्यादा टेम्पर्स हाई हो जाते हैं। कहते हैं कि आप लोग पॉपुलेशन की वजह से दुनिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे जो बात जी, आपने इस वक्त ये मुख्तसरन मसला मेंशन है की। बहुत बड़ा एक। जी, लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूँ सारे लोगों से कि देखिए, जो पट्टी हमें पढ़ाई गई है या जो बात हमें ब्रेन वॉश करके हमारे जहनों में डाला गया है, चलिए ऊपर वाले ने हमें अकल क्यों दिया है, ज़रा एक बार इस्तेमाल करें
और एक बार नहीं, बार बार हमें कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है अफला ताक़िलून, अक्ल नहीं इस्तेमाल करोगे। तो मैं आप सब से ये एक अपील करता हूँ कि चलिए एक फ्रेश लुक के साथ देखते हैं ये सारा प्रॉब्लम जिसे प्रॉब्लम बना करके बताया गया है वो हकीकत क्या है, उसके बारे में फैक्ट्स क्या मिलते हैं हमें। तो आइए मैं आपके सामने कई सारी हकीकतें बताना चाहता हूँ और कई सारी रिसर्चेस बताना चाहता हूँ। और मैं आप सबसे एक अपील ये करता हूँ कि ये जो सारा के सारा प्रोपेगेंडा है इसकी बुनियाद क्या है। जैसे कि आपने कहा, और ये बहुत कॉमन सवाल है, बोलते हैं कि देखिए अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन तकरीबन 715 करोड़ के करीब है। अब 715 करोड़ की पॉपुलेशन, बोलते हैं कि कितना ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, कितना ज़्यादा रश, कितना ज़्यादा क्राउडिंग। इसका जवाब ये है कि ये बात पूरी तरह से बेसलेस और गलत है। अगर आपको जानना है, खुद जाइए इंटरनेट पर, खोलिए कोई भी मैप, एटलस वगैरह, उसके अंदर स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स जमीन में कोई भी एरिया ले लीजिए। जैसे मैंने कैलकुलेशन जो किया आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि इंडिया का जो सदर्न पेनिनसुला है उसके हमने 4 स्टेट्स लिए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स की जो टोटल एरिया अगर आप कैलकुलेट करें कि इसके अंदर जमीन कितनी है, तो ये 4 स्टेट्स के अंदर 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है, 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, फर्ज करिए, इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया के 715 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ ये 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर में होते, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया के 715 करोड़ वो ये 4 स्टेट में होते। जरा एक इमेजिन करिए, सिर्फ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में पूरी दुनिया की पॉपुलेशन आ जाए अगर, सिर्फ खड़े हो सकते हाँ हैं यानी क्या? जी जी इमेजिन करिए बाकी की पूरी दुनिया खाली हो, पूरी दुनिया खाली है, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ये 4 स्टेट में है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिवाइड करेंगे 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर को 7,15,00,000 पॉपुलेशन से, तो एक एक को कितने स्क्वायर फीट मिलेंगे? मेरे ख्याल से तो हाँ? खड़े होने को जगह मिल पाएगी हर एक को। फैक्ट ये है, और कैलकुलेटर को बहुत दूर नहीं है, जरा खुद चेक करिए, एक एक को 786 स्क्वायर फीट मिलेंगे एक एक आदमी को। ये 786 का जो फिगर है ना, कोइंसिडेंट है। मैं खुद भी देख रहा था कि 786 का फिगर, वैसे आई टेल यू 786 के ताल्लुक से बहुत सारी गलत फहमियां हैं जो फिर कभी हम डिस्कस बात करेंगे। कर लेंगे। हाँ, लेकिन अभी यहाँ सब- फैक्ट ये 786 स्क्वायर किलोमीटर। फिर मैंने क्या किया, एरिया को और रिड्यूस किया, एरिया को रिड्यूस करके सिर्फ तमिलनाडु लिया। सिर्फ तमिलनाडु, जो इंडिया का सदर्न स्टेट है, तमिलनाडु एक स्टेट लेते हैं, उसके अंदर 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर में अगर पूरी दुनिया के 715 करोड़ लोग उसी में होते, पूरी दुनिया खाली होती, सिर्फ तमिलनाडु में होते, तो एक एक आदमी को कितने स्क्वायर फीट मिलेंगे आपको मालूम है? एक एक आदमी को 192 स्क्वायर फीट मिलेंगे। यानी अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 192 इंटू 4 तकरीबन 790 के करीब स्क्वायर फीट एक 4 लोगों की फैमिली को मिल जाएगी, और वो भी आसमान खुला। यानी कि ये नहीं फ्लैट के अंदर 200 स्क्वायर फीट का रूम मिला है, ये 192 स्क्वायर फीट पर पर्सन इन द फैमिली। एंड छोटा बेबी भी होगा ना, उसका भी 192 स्क्वायर फीट है, हर एक के लिए उतनी स्क्वायर फीट, आसमान खुला, और इतनी जगह है। तो ये जो पूरी बात कही जाती है ना, ये बिल्कुल बेसलेस और गलत प्रोपेगेंडा है। दुनिया में बहुत जगह है, और इंसान जब शहरों में रहता है तो सिर्फ शहरों में देखते हैं। हमारे शहरों में इतनी क्राउडिंग होती है, तो ये क्राउडिंग की मेट्रोज में, वजह जी इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा क्राउडिंग है जितने भी मेट्रोज में देखी जाए। जी। तो पूरे ये हम मेट्रोज में जब रहते हैं तो जो कमी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। अगर आप एक स्टेट को भी इतना डेवलप कर लेते हैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, तो पूरी दुनिया के लोग वो एक स्टेट तमिलनाडु में जाके रह सकते हैं। बाकी पूरी दुनिया खाली होगी और पॉपुलेशन की फिक्र आपको कई कई पीढ़ियों तक नहीं करनी है। चलिए, तो आपने problem रहने का नहीं। इंतजाम कर दिया सबका। अब जो सबसे बड़ा मसला है वो रहने का इंतजाम हो गया, खाएंगे कहाँ से, वसाइल कहाँ से आएंगे? अगर दुनिया की आबादी इस तरह बढ़ती रही, सब जराए तो महदूद हैं, वो कम पड़ जाएंगे एक टाइम के बाद, आगे क्या होगा फिर? जी देखिए, फैक्ट ये है, और ये एक बहुत शॉकिंग रियलिटी है जो मैं चाहता हूं आप लोग इसे भी एनालाइज करें। ये जो खाने की बात कही जाती है, ये भी बिल्कुल बेसलेस बात है। वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन पिछले 50 साल में ट्रिपल हुआ है और पॉपुलेशन तकरीबन डबल हुई है। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड का फूड प्रोडक्शन ज्यादा ही है कंपेयर टू द पॉपुलेशन। और फैक्ट ये है कि वर्ल्ड के अंदर फूड प्रोडक्शन उतना किया नहीं जा रहा है जितना कि कर सकते हैं। क्या आपको पता है
कि कितने सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे फूड प्रोड्यूस हो सकता है, अभी वो अंडर द प्लाव नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, अफ्रीका के सवाना ग्रासलैंड्स, जो एक बहुत बड़ा जाहिर साहब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आई ओपनिंग है मेरे लिए, तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी होगी। लेकिन वक्त एक वक्फे का, छोटे से वक्फे के बाद लौट के आते हैं। देखते रहिए फेस टू फेस, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। फेस टू फेस में बात चल रही है बढ़ती हुई आबादी यानी पॉपुलेशन पर, और अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि दुनिया में खाना और फीडिंग जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे शॉकिंग फैक्ट्स हमें ज़ाहिर साहब बता रहे थे। अब बात कर रहे थे अफ्रीका के किसी जगह की जहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा है किसी वजह से। अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड्स का जो एरिया है, ये फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत सूटेबल एरिया है। टोटल सवाना ग्रासलैंड्स का सिर्फ 10% अंडर कल्टीवेशन है, 90% अंडर कल्टीवेशन है ही नहीं। पूरा अफ्रीका नहीं, सिर्फ सवाना ग्रासलैंड्स अगर कल्टीवेशन में आ जाए तो पूरी दुनिया को सिर्फ सवाना ग्रासलैंड खाना खिला सकता है। इसके ताल्लुक से 2009 की एक स्टडी थी जो आप देख सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि खाने की कोई कमी नहीं है। उल्टा हम देखते हैं 1976 की रिपोर्ट है कि वो टाइम पर 579 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन थे। अभी करेंटली इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद, इतना सारा प्रोग्रेस होने के बाद, हम देखते हैं ऐसे ऐसे मॉडल है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राजील के अंदर कोराडो एरिया है जो कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल समझा जाता था कि यहाँ खेती हो ही नहीं सकती। नॉर्दर्न थाईलैंड में ऐसी एरिया थी जहां समझा जाता था कि यहाँ खेती हो ही नहीं सकती। इंडिया की कई सारी एरियाज थी जहां समझा जाता था कि यहाँ खेती हो नहीं सकती, लेकिन अभी वैसी जगहों पर खेतियां होने लगी, कल्टीवेशन होने लगा। यानी क्या कि ऐसी कई सारी एरियाज जो पहले जहां खेती नहीं हो सकती थी वहां खेती करना पॉसिबल हो गया ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर भी हम देखते हैं कि 579 से जो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ी नहीं, इस पीरियड के अंदर अभी करंटली हम देखते हैं 518 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, यानी कि टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन कम हो गई। हम देख रहे हैं कि वो टाइम पर एक हेक्टेयर से 1.9 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन निकलता था, अभी करंटली 3.1 निकलता है। यानी पहले से हम देखते हैं बहुत ज्यादा फूड ग्रेन निकल रहा है। ऑलमोस्ट जिस अल्लाह ने इंसानों को पॉपुलेशन दी, उसने इंसानों के खाने का भी इंतजाम किया। वो हमसे ज्यादा हमारे लिए केयर करता है। तो हम ये देखते हैं खाने का इंतजाम तो है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी हम देखते हैं कि दूसरी चीजें इसमें इनएक्शन है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर खाना पैदा किया जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, खाने के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके फाइनेंशियल बेनिफिट्स होती है, कुछ कार्टेलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से खाना बाहर आने देना यानी कि उनकी मार्केट्स को डिस्टर्ब करना, उनके प्रॉफिट्स को डिस्टर्ब करना है। अमेरिका की एक वेल नोन रिसर्च है, आप खुद जाके देख सकते हैं। ये भी मैंने जो बताया था जितने स्क्वायर हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ये अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की एक और रिपोर्ट है, आप जाके अपनी नजरों से देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अमेरिकन फार्मर्स को हर साल पैसे देती है कि अनाज मत उगाओ, अनाज नहीं उगाने के लिए पैसे देती है। क्यों देती है? क्योंकि अगर ये सब लोग अनाज उगाने लगेंगे तो कितना अनाज आ जाएगा, तो मार्केट के प्राइसेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो चाहते हैं कि प्राइसेस की एक ट्रेंड मेंटेन रहे। अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1995 से लेकर 2012 के दरमियान तकरीबन 31.5 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के बराबर दे चुकी है फार्मर्स को। इसलिए दी है कि अनाज मत उगाओ, फूड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तहत। तो हम देखते हैं ये एक अमेरिका की बात है। इंडियन गवर्नमेंट इस तरह से फार्मर्स को पैसे नहीं देती कि मत उगाओ। यहाँ पे दूसरी चीज चलती है जो सब लोग जानते हैं। नेट पे जाइए, सर्च करिए फूड ग्रेन वेस्टेज इन इंडिया, और आपको सारी रिपोर्ट्स फोटोग्राफ्स के साथ सड़े हुए अनाजों के बारे में मिलेगी। एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 38% जो अनाज है, जो उगते हैं, जो आते हैं गवर्नमेंट गोडाउन्स में, वो वेस्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो ये क्या है? ये एक नॉर्मल बात है और ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। कई बार ऐसा होता है गोडाउन सफिशिएंट बनाए नहीं जाते हैं, उसके अंदर सफिशिएंट प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी नहीं बनाई जाती। कोई इतना भी बुरी कंडीशन में नहीं है हमारी कंट्री। ये फैक्ट होती है। ये कई सारे कार्टल्स है जो वर्क करती हैं ताकि ये सारा अगर प्रोड्यूस मार्केट में आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो मेरे ब्रदर्स, हम ये देखते हैं कि खाने की कोई कमी नहीं है। जो लोग कहते हैं ना खाने का प्रॉब्लम है, खाने की कोई कमी नहीं है। खाने में और जमीन अंडर द प्लाव लाई जा सकती है और अनाज को प्रोड्यूस बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारे और मेजर्स है जो ऊपर वाला पॉपुलेशन दे रहा है, वो उसके इंतजामात का भी उसका ही काम है। और जो मैन पावर अवेलेबल होगा तो मैन पावर के लिए और अनाज पैदा करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये एक होपिंग सिचुएशन नहीं है कि जैसे हम ये मान लें कि हमें
अल्लाह ताला ने पैदा किया है और वो देगा, वो तो एक फैक्ट है ही, कहीं ना कहीं एक हमारी अकीदत है उसमें, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में भी आपने बताई कि ये बात पॉसिबल है और ये सारे वसाइल, सारे जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद हैं इस दुनिया में। आमतौर पर जब कोई भी इंसान होता है उसके लिए तीन ही मसले होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपने बताया कि मकान भी अवेलेबल है सबके लिए और रोटी भी अवेलेबल है, कपड़े की शायद कोई कमी नहीं पड़ेगी किसी के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होती हुई नजर आती है। अब जो मेरा सवाल है जैसा साहब वो ये है कि फैमिली प्लानिंग के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, फैमिली प्लानिंग की जा रही है, भले ही उसके रीजंस कुछ भी हों, चाहे वो फूड इंडस्ट्रीज और वो लोग जो इसको बचाना चाहते हैं उनकी कोशिशें हैं या कोई भी वजह है, लेकिन इस फैमिली प्लानिंग के नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? इस फैमिली प्लानिंग के बहुत खतरनाक नतीजे हो सकते हैं और नतीजों के ताल्लुक से सिर्फ आप अगर एक कॉमन सेंस से एक सिंपल सी मिसाल से समझें जिससे हम नतीजे तक पहुंचेंगे। पहले मिसाल देखिए, मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहां 1 लाख लोग रहते हैं। मान लीजिए कि 50,000 मर्द है, 50,000 औरतें हैं। अब ये 1 लाख लोग जो इस जनरेशन में है, उनकी अगली जनरेशन जो आएगी, वो अगली जनरेशन में 1 लाख के 1 लाख बाकी रहें। इतने ही रहे? अगर इतने ही रखना है तो एक एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ को कितने बच्चे चाहिए? 2 बच्चे तो चाहिए ऑलमोस्ट। अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ, क्योंकि नेचुरली बच्चा हस्बैंड को तो नहीं होगा, सिर्फ वाइफ को होगा, यानी कि 50,000 जो औरतें हैं, अगर वो 50,000 औरतों को 2-2 बच्चे होंगे तो जाकर 1 लाख के 1 लाख बाकी रहेंगे। अगर मान लीजिए कि 50,000 में से बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, सबको तो बच्चे नहीं होते हैं, बहुत से लोग प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद, बड़े होने से पहले ही इंतकाल हो जाता है, पैदा होने के बाद इंतकाल हो जाता है, बचपन में इंतकाल हो जाता है, बड़े होने से पहले इंतकाल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर एक एक को 2-2 बच्चे पैदा होते हैं तो क्या 1 लाख के 1 लाख बाकी रहेंगे? नहीं, मतलब कम ही होंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि सारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सारे बच्चे सरवाइव नहीं करेंगे, सारी औरतों को बच्चे नहीं होंगे जी। इसी वजह से एस्टिमेट ये है कि जिन्हें बच्चे होते हैं, अगर उन्हें 3.1 बच्चे होंगे तो जाकर 1 लाख के 1 लाख बाकी रहेंगे। अगर 3.1 बच्चे नहीं होते हैं, जिन्हें बच्चे हो रहे हैं, अगर वो ये रूल ना बनाए अपने लिए कि एक एक फैमिली में 3-3 बच्चे चाहिए, अगर एक एक फैमिली जिन्हें बच्चे हो रहे हैं वहां 3-3 बच्चे नहीं हुए तो 1 लाख के 1 लाख बाकी नहीं जितने हैं उतने मेंटेन नहीं होंगे जी। ऐसी वर्ल्ड की कितनी कंट्रीज है जिसके अंदर ये रेशियो, रिप्लेसमेंट रेशियो, ये कम हो चुका है। यहां तक कि एक फैमिली में जापान के अंदर 1.02 है, यानी कि मान लीजिए अगर 1 लाख जापानीज है तो अगली पीढ़ी में जाते जाते 50,000 बचेंगे, उसकी अगली पीढ़ी में जाएंगे तो 25,000 बचेंगे, उसकी अगली पीढ़ी में जाएंगे तो 12,500 हो जाएंगे। डिमिनिशिंग हर 25 साल पे रिजल्ट आएगा। उसी तरह हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में 1.8 है। ऐसी कई सारी कंट्रीज है जो ग्रेजुअली उनकी पॉपुलेशन टेपर हो रही है और यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो जब 2300 तक पहुंचेंगे तो रशिया की 1% पॉपुलेशन बाकी रहेगी, यूरोपियन यूनियन की 5% पॉपुलेशन बाकी रहेगी। ये सारी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो कह रहे हैं बढ़ रही है, वो बढ़ रही है एट अ डिक्रीजिंग रेशियो, डिक्रीजिंग स्पीड। जैसे मिसाल के तौर पर अभी जो 1 बिलियन ऐड हुआ लास्ट, बट उससे पहले हमारे कंट्री की तो ये प्रॉब्लम है ना। आप यूरोप की बात करेंगे, आप जापान की बात करेंगे, एक्सेप्टेड माना जा सकता है, लेकिन हमारा कंट्री या साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ तो बढ़ रही है आबादी बहुत तेजी जी। जो जहां जहां बढ़ भी रही है, हम पहले एक वर्ल्ड का मैक्रो लेवल पर देखकर इंडिया पर भी पूरे वापस वर्ल्ड के हम मैक्रो लेवल पर जब हम देखते हैं तो सारे वर्ल्ड की कंट्रीज की पॉपुलेशन जो अभी 715 करोड़ है, ये जो स्पीड में कंटिन्यू हो रही है ये 800 करोड़ तक पहुंचेगी। बढ़ते 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 अगर यही ट्रेंड मेंटेन रहा तो 900 करोड़ तक पहुंचेगी। 900 करोड़ तक पहुंचने के बाद आज से 25 साल बाद डिक्लाइन शुरू हो जाएगा और जो डिक्लाइन शुरू होगा कन्वर्ट होने वाली है जब सेंचुरी, जब हम 2100 तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद का सिनेरियो क्या होगा? 2100 के बाद अगर यही ट्रेंड जो चलता आया है, यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो 2100 के बाद के हर 20 साल में 100 करोड़ पॉपुलेशन कम हो जाएगी। 100 करोड़ पॉपुलेशन कम होगी, यानी 900 करोड़ तक पहुंचने के बाद 800 करोड़ पे आएगी। 800 करोड़ से 700, 600, 500, 400, हर 20-20 साल के अंदर 100 करोड़ पॉपुलेशन खत्म होने वाली है वर्ल्ड में से। और ऐसे भी वर्ल्ड को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह, खाना है, सब चीज है, इंसान सही रास्ते पर चल के अच्छी तरह से जिंदगी बिता सकते हैं। मैन पावर एक्चुअली एक रिसोर्स है। जैसे मिसाल दे रहा हूं कि इंडिया की बात जब हम कर रहे थे, आज इंडिया और चाइना क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया और चाइना के पास मैन पावर है और दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है।
वो उनकी तरफ एक मार्केट कितनी के तौर पे सारी देखते हैं। कंट्रीज को मैन पावर इंडिया से मिलता है। चाइना एक बहुत बड़ा जायंट क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसके पास मैन पावर है, और ये मैन पावर जो एक रिसोर्स है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के पास बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत सारा जमीन पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो क्या करे वो? क्या वो दे दे? बोले नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो दे दे? नहीं, उसे पता है ये एक रिसोर्स है, ये मैन पावर जिसे हमने बहुत ज्यादा नहीं यूज कर पाए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसे यूज करें। ये रिसोर्स है, ऊपर वाले की दी हुई एक नेमत है, ये नेमत को हम यूज कैसे करें, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे करें, ये सोचना चाहिए। बल्कि यहाँ पर इंडिया के प्रोग्रेस की स्टोरी और जो प्रोजेक्शंस है, वो प्रोजेक्शंस के मुताबिक हम देखते हैं कि यही ट्रेंड जो पूरे इंडिया में चल रहा है अगर कंटिन्यू रहा, तो ये ट्रेंड के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन होनी शुरू होगी। लेकिन वो टाइम पर कौन काम आने वाला है आपको पता है? वो टाइम पर यूपी और बिहार काम आएगा, क्योंकि यूपी और बिहार ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां की पॉपुलेशन अभी भी जो रेट है, इंक्रीज रेट, वैसा अफेक्ट नहीं हुआ है। फैमिली प्लानिंग को उन्होंने इतना अडॉप्ट नहीं किया है। तो कहा जाता है कि यूपी और बिहार पूरी कंट्री को सपोर्ट करने वाला है इन द फ्यूचर, अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। और ये चीज के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही डेंजरस प्लानिंग है। ये जो फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, मैं कोई इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ग्लोबली प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, कुछ लोगों की सोच है। वो क्या है? बहुत ही एक खतरनाक प्लान है उस चीज के पीछे, और वो प्लान को समझना बहुत जरूरी है। अगर वो प्लान को समझ ले तो ये सारी प्रोपेगेंडा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल ज़ाहिर साहब, इस प्लान को भी मैं समझूंगा, और इसके अलावा जो तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं फैमिली प्लानिंग के, वो कितने खतरनाक हैं या वो खतरनाक नहीं हैं, जैसा दोनों पहलू हैं, मैं इस पर भी आपसे एक बात करूंगा, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा इसका। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता है नाजरीन। अगले एपिसोड में हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, हाजिर होंगे आपके लिए लेकर एक नया एपिसोड फेस टू फेस का, सीधी बात हिकमत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।